सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KEI इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में कंपनी ने क्या किया था, अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अब अर्निंग्स तो देखने में काफ़ी अच्छी हमें नजर आई। कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से ग्रो करते हुए नजर आए। प्रॉफिट ग्रोथ भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q1Q बेसिस पे काफ़ी अच्छी दिखी। और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बट अभी तक हमें कंपनी के सिर्फ नंबर ही देखने को मिले थे, ना कि कंपनी के गाइडेंस और ना ही कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बट वो फिलहाल कल के दिन अपडेट हो चुका है, तो चलिए उसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाइप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलदीप सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता। और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है। तो रेवेन्यू को जब आपने देखा होगा और प्रॉफिट को जब आपने देखा होगा, तो दोनों काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी नज़र आई होगी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। बट जब हम बात करते हैं EBITDA मार्जिन की, तो कंपनी ने जो उम्मीद किया था EBITDA मार्जिन से, उस उम्मीद के अकॉर्डिंग हमें नंबर देखने को नहीं मिली है, जिसको कंपनी ने ये बोलकर जस्टिफाई किया है कि हमें कम सेल देखने को मिली है EHV सेगमेंट में, यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सेगमेंट में, जिस वजह से EBITDA मार्जिन इम्पैक्ट फेस किया है और कम रिपोर्ट हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इस चीज़ को इम्प्रूव करती हुई नजर आएगी। जब हम बात करते हैं कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में, जिसमें पहला सेगमेंट है केबल्स एंड वायर्स का, तो वहाँ पर मेंशन है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो डोमेस्टिक सेल्स से कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है वो 3066 करोड़ है, जो कि पिछले साल 2858 करोड़ था। और जब हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया है, तो इस बार हमें 90:10 का नंबर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 78:22 का देखने को मिलता था। डोमेस्टिक वायर से कंपनी इस बार अपने टोटल रेवेन्यू का 90% जनरेट की है, और EHV केबल सेल से कंपनी 10% जनरेट की है, जिसका पिछले साल का अगर नंबर देखोगे तो 22% था। तो कंपनी ने इसी सेगमेंट को हाईलाइट किया था ना कि इस सेगमेंट में कम सेल हुई है, इस वजह से कंपनी के मार्जिन कम रही हैं। तो देखो इस सेगमेंट में इस बार 10% का सेल हुआ है, जो कि पिछले साल टोटल रेवेन्यू का 22% इस सेगमेंट से आया था। और दोस्तों इस सेगमेंट के डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन है कि डोमेस्टिक EHV केबल सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 50% की ड्रॉप हमें देखने को मिली है इनके सेल्स में। और मैनेजमेंट ने ये बताया है कि हेल्दी ऑर्डर बुक की वजह से कंपनी 26 के फाइनेंशियल ईयर में इस चीज़ को इम्प्रूव करती हुई नजर आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी सही नंबर है। EPC की बात करें तो यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया ने अच्छे नंबर्स दिखाए थे, बट KEI इंडस्ट्रीज के नंबर इस फील्ड में अच्छे नहीं हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% की ड्रॉप देखने को मिली है EPC सेगमेंट से। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें आप कंपनी के मेनली गाइडेंस पे ध्यान दोगे, तो अगले 2 से 3 साल को लेकर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ गाइडेंस रहा है वो 19 से 20% का रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, पॉजिटिव गाइडेंस हमें देखने को मिल रही है। और पॉजिटिव गाइडेंस अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3 साल तक KEI इंडस्ट्रीज़ में परफॉर्मेंस में भी आपको अच्छी ही देखने को मिले। और कंपनी के कुछ कैपेक्स प्लान भी आपको देखने को मिलेंगे। कैपेक्स प्लान 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर है कि कंपनी 1300 करोड़ रुपए के आसपास आपको खर्च करती हुई नजर आएगी। और EBITDA मार्जिन अभी हमें 10% ही देखने को मिला है इस फाइनेंशियल ईयर, जो कि उम्मीद है
कि आगे हमें 10.5% से लेकर 11% के रेंज में देखने को मिलेंगी। तो ये था कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं जिसको अगर आपको जानना है तो कमेंट आप ज़रूर कर देना, उस पर भी किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों इस Q4 की बात करें तो कंपनी के काफ़ी सारे पैरामीटर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें रेवेन्यू भी दिख जाएगा, मार्जिन भी दिख जाएगा, डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर भी दिख जाएगा, प्रॉफिट्स का भी दिख जाएगा। बट हर पैरामीटर पे इस Q4 में डिक्लाइन ही आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से स्टॉक भी काफ़ी अंडर प्रेशर आपको देखने को मिला था। अब डीमैट अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो Q4 में वो बहुत ख़राब था। Q4 का पीरियड जैन का होता है, यानी कि जनवरी का, फेब और मार्च का, ठीक है। जनवरी मंथ में जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का नंबर था वो वीक था, बट फेब्रुवरी मंथ में देखोगे तो काफ़ी ख़राब था, और मार्च के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो इससे उम्मीद तो हो गया था कि CDSL के नंबर आपको Q4 में वीक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोग मार्केट के साथ कम जुड़ रहे हैं और ख़राब मार्केट में लोग एग्जिट भी कर लेते हैं। तो इस वजह से वॉल्यूम्स कम मिलेगा, जिस वजह से कंपनी को प्रॉफिट और रेवेन्यू भी कम मिलेगा, और वो इस बार हमें Q4 में देखने को मिला भी। बट अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमें देखने को मिल रहा है जो कि अप्रैल का है, यानी कि बोल सकते हैं Q1 का है। तो Q1 में ये देखने को मिल रहा है कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स में थोड़ी सी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का तो नहीं बोल सकते हैं आप नंबर, बट हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो कुछ ख़राब होने से अच्छा कुछ अच्छा ही होना होता है। अब देखो अप्रैल के महीने में टोटल कितने डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो नंबर है इस बार अप्रैल के महीने में वो 2.22 मिलियन का है, यानी कि लगभग 22 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। जिसमें अगर CDSL की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो CDSL के साथ 1.71 मिलियन डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं और NSDL के साथ 0.5 मिलियन, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर कंपैरिजन करें मार्च के महीने से, तो मार्च के महीने में आपको जो डीमैट अकाउंट ओपन होती हुई देखने को मिली थी वो 23 मंथ लो पे देखने को मिली थी। और एग्जैक्ट वो नंबर था क्या, तो वो नंबर था लगभग 2 मिलियन डीमैट अकाउंट, यानी कि 20 लाख के आसपास। बट इस बार हमें 22 लाख के आसपास देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब थोड़ी सिचुएशन जो है वो रिकवरी की ओर इंडिकेशन दिखा रही है, और सिचुएशन अगर रिकवरी की ओर इंडिकेट कर रहा है तो इससे हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि Q4 चाहे जैसा भी हो, बट Q1 जो है वो Q1Q बेसिस पे हमें गिरता हुआ नज़र में भी ना आए, Q1Q बेसिस पे फ्लैट देखने को मिल सकता है। देखो अभी तो Q1 का सिर्फ पहला महीने का ही डेटा आया है, अभी मई का आना बाकी है, जून का आना बाकी है। तो मार्केट अगर अच्छा करता है तो हो सकता है डीमैट अकाउंट ओपनिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। बट मार्केट ही अगर ख़राब रहा तो फिर हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपको थोड़ी सी तेज़ी दिखी है तो मई और जून में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। तो टोटली डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशंस पे। मार्केट अगर अच्छा करेगा Q1 में तो हो सकता है लोग ज़्यादा डीमैट अकाउंट बोल सकते हैं खोलते हुए दिख जाए, अगर Q4 के हिसाब से हम कंपैरिजन करें। बट हाँ कि पहले के मुकाबले अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में ज़रूर इंप्रूवमेंट्स हमें दिख रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब रिसेंटली KPIT टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी अपडेट हमने सुना था। अपडेट दोस्तों ये था कि KPIT टेक्नोलॉजी के बोर्ड ने अप्रूव किया था 4 केयरसॉफ्ट एंटिटीज़ को एक्वायर करने का, और इसका जो टोटल वैल्यू था वो था $191 मिलियन का। कौन सी 4 केयरसॉफ्ट एंटिटीज़ को इन्होंने एक्वायर किया था, तो उसका कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा केयरसॉफ्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ का, दूसरा नाम केयरसॉफ्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके अलावा और भी 2 नाम है जिसको आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस कंपनी को एक्वायर करने का मेन मोटिव ये था कि इस कंपनी का मतलब KPIT टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 77% हिस्सा हमें पैसेंजर व्हीकल से आता हुआ दिखता है, और कमर्शियल व्हीकल से 23% ही आता हुआ दिखता है। बट KPIT टेक्नोलॉजी ने ये बताया था कि आने वाले 2 से 3 सालों में वो कमर्शियल व्हीकल्स वाले डिवीज़न में फोकस करेगी और वहाँ से अच्छे नेट प्रॉफिट की वो उम्मीद कर रही है। और इस वजह से इस कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया, क्योंकि ये कंपनी उसी बिज़नेस में डील करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ये एक एक्विजिशन हमें देखने को मिली है। बट दोस्तों जब इस कंपनी ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था और कंपनी के जो फ्रेश हमें 2025 के बैलेंस शीट देखने को मिले थे, उसको देखकर एक चीज़ मैंने बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी एक्विजिशंस आपको करती हुई नजर आएगी। अब ऐसे कमेंट्री मैंने इसलिए दिया था आपको क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो पहले के मुकाबले थोड़ा हमें स्लो होता हुआ देखने को मिला है। अगर हम पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो अगर जब भी इस कंपनी के नंबर आप स्लो होते हुए देखें तो अक्सर आप उस कंपनी के मतलब KPIT टेक्नोलॉजी के कैश इक्विवेलेंट्स पे ध्यान देना। कैश इक्विवेलेंट्स हमेशा अगर कंपनी के
स्लो मार्केट में बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो अक्सर कंपनी में आपको एक्विजिशंस की न्यूज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर कंपनी का कैश 893 करोड़ था। टेक्निका ग्रुप को इसने एक्वायर किया था, जिसके बाद कंपनी ने काफ़ी मैसिव ग्रोथ रिपोर्ट की थी। और अभी जो रिसेंटली बैलेंस शीट अपडेट कंपनी का हुआ है उसमें कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स ऑल टाइम हाई पे जा चुका है 1268 करोड़। और इसके बाद देखा आपने $191 मिलियन लगाकर कंपनी ने 4 एंटिटीज़ को एक्वायर कर लिया। और भी आपको एक्विजिशंस की न्यूज़ देखने को मिल सकती है कंपनी से, क्योंकि अच्छे खासे कैश हैं और ग्रोथ को मेंटेन रखना है। तो ओवरऑल एक्विजिशंस से कंपनी क्या है कि अपने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स अच्छी रिपोर्ट करती हुई नज़र आ सकती है। तो एज ए KPIT इन्वेस्टर इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वी-मार्ट। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को मिले थे, बट फिर भी स्टॉक आपको 6% पिटता हुआ दिखा था। और उसके साथ कंपनी ने बोनस इशू भी किया था। अगर बोनस इशू की बात करें तो 3:1 के रेशो में बोनस था, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 3 इक्विटी शेयर देगी एज ए बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।